अब जो है आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर बात करूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगभग 2 क्लास चलेगा, मतलब आज एक अगली क्लास तक। हाँ, तो ये चैप्टर लगभग मतलब आपका चलो 70-80% 80% लगभग फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, तो इस लॉ को हमें 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पढ़ना है, एक 0 ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम बात करें 0 ऑर्डर रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? जहां पर रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट की पावर कितना हो? 0 हो, इसी को हम 0 ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है भाई, अगर R की पावर 0 है इसका मतलब क्या है? 1। तो अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू सीधा क्या आ जाएगा? K। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऑल दोज रिएक्शंस whose rate does not depends on the concentration of reactant, on the concentration of reactant, concentration of reactant पे डिपेंड नहीं करेगा, उन रिएक्शंस को हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहां हमें एक डेरिवेशन करना है, इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन आराम से ध्यान से समझना। तो अगर हम बात करें, मेरे पास एक रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से क्या बन रहा था? प्रोडक्ट बन रहा था। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। मैं मान रहा हूं कि एट T इज इक्वल टू 0, यानी जब समय 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? A। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? A थी। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी रही होगी भाई? 0। भाई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो अगर स्टार्ट ही नहीं हुई तो कुछ बनेगा क्या? हो कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर हम बात करें एट टी, यानी टी समय पर मान लिया इस ए में से कुछ खत्म हो गया एक्स, तो ये कितना बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। सही बात है। आप बताओ क्या ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ए? तो इसको हम एक सिंबल से लिख रहे हैं आर नॉट। क्या लिख रहे हैं? आर नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्शन के कुछ समय बीतने के बाद ये कंसंट्रेशन है, तो इसको हम लिख रहे हैं आर टी, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी। किसी टी समय पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं? आर टी बोल रहे हैं। आप सुना ध्यान से। अगर मैं बात करूं फ्रॉम डिफरेंशियल रेट लॉ, फ्रॉम डिफरेंशियल रेट, तो अगर हम डिफरेंशियल रेट से बात करें तो हमें पता है माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? रेट के बराबर होता है। स्मॉल आर ही लिख दे रहा हूं, चलो रेट के बराबर होता है ना भाई। आपको याद हो हमने बहुत स्टार्टिंग में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था, तो उसी को हम डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं। तो आपको पता है रेट डिफरेंशियल यानी डी आर अपॉन में डी टी के बराबर होगा। इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम बात करें कहां से? फ्रॉम रेट लॉ, यानी जो आपने रेट लॉ पढ़ा था इसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, यानी सीधा आर इज इक्वल टू के, जो कि मैंने वहां बगल में ऊपर में भी लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और 1 का दोनों का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करूं तो भैया दोनों आर के बराबर थे। दोनों किसके बराबर हैं?
आर के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी माइनस डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास आ गया माइनस का डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या, के। तो अगर मैं डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी कर दूं चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल डी आर इज इक्वल टू माइनस का के डी टी और इसका इंटीग्रेशन। आप बताओ यहां इंटीग्रेशन रिएक्टेंट से कर रहे हो तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, आर नॉट, और फाइनल कितनी है, आर टी। यहां टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इनिशियल टाइम कितना, 0, और फाइनल टाइम कितना, t है। सही बात है। तो अगर हम बात करें यहां क्या है, 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आर से आर ही आएगा। तो मतलब यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, आर नॉट से आर टी तक इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है। और अगर आप बात करोगे इधर तो क्या बचेगा, 1 इंटू में डी टी, और ये टाइम 0 से लेकर कहां तक है, टी तक। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं आगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे मेरे पास है आर नॉट, आर और लिमिट कहां से, आर नॉट से आर टी तक, ये हो जाएगा माइनस का के, और यहां टाइम आ जाएगा टी। अरे डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी होगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ टी, और टाइम मेरे पास कितना है, 0 से लेकर के टी तक। लिमिट कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो अगर हम लिमिट रखेंगे तो फाइनल क्या है, आर टी, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है ऐसे रहने दिया, अगर यहां लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगा, टी माइनस 0। तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। सही बात, एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये बन के आ गया, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां थोड़ा बहुत हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे अगर हम आर टी को इधर छोड़ दें और आर नॉट को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो पहले हम लिख ले रहे हैं किसको, आर नॉट को, और माइनस का क्या हो जाएगा, के टी। ये हमारा फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा, और ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर बात। अब बताओ मुझे जल्दी से, यहां बताओ आर नॉट क्या है, ए है, आर टी क्या है, ए माइनस एक्स है। तो सुना ध्यान से, हमें पता है कि हमने जहां रिएक्शन लिखी थी वहां आर नॉट क्या था, ए था, और जो आर टी था वो था ए माइनस एक्स के बराबर। अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं यहां तो क्या होगा, आर टी की जगह लिखा मैंने ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या है, ए माइनस के टी। सही बात है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो भैया ए से ए कैंसिल, तो बचा माइनस का, सीधा लिख दूं, मतलब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, सीधा फॉर्मूला क्या बचेगा, x इज इक्वल टू क्या, kt। अच्छा बताओ x क्या है, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो ध्यान से एक बार, x क्या है, प्रोडक्ट कितना बना है। तो वैसे तो बहुत कम पूछता है, बट अगर कभी पूछ ले तो याद रखना ये x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। भाई जितना ये खत्म होगा रिएक्टेंट उतना ही उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट कितना बना है वो x है, x इक्वल टू क्या आ गया, kt। तो हमारे पास मेन जो फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाले दोनों थे, बट इसका भी हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनना, इसी के अंदर एक और चीज है, रुको अभी लिखना। एक और चीज क्या है, हाफ लाइफ। क्या है, हाफ लाइफ। अच्छा सुनना, ये अलग से टॉपिक नहीं है, मैं सब कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर ही पढ़ा रहा हूं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसी के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने डेरिवेशन किया, उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, आधा जीवन। सही बात है, यही तो होता है। मतलब मैंने एक रिएक्शन स्टार्ट की और रिएक्शन मान लिया मैंने 10 मोलर कंसंट्रेशन लिया था। कंसंट्रेशन कितना लिया था, 10 मोलर। तो मैं कह रहा हूं
10 मोलर से कंसंट्रेशन को 5 मोलर यानी आधा करने में कितना समय लगेगा, वही क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जितना भी आपने लिया था उसको हाफ करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, हाफ लाइफ। तो मतलब हाफ लाइफ क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस the concentration of reactant to half of the initial concentration अब आप मुझे बताओ एक बार कि सर अगर मैं कंसंट्रेशन को हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन कर रहा हूं तो मेरे पास जो आरटी होगा वो क्या होगा, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आर नॉट तो इनिशियल है, आरटी क्या है, किसी समय पर। तो भैया वो समय आधा हो जाना चाहिए, उस समय आर नॉट क्या होना चाहिए, आधा। भैया अगर मैंने आर नॉट लिया था 10 तो अभी कितना होना चाहिए, 5। तो सही बात है ये। अगर मैं टाइम की बात करूं तो भैया टाइम को तो हम टी से लिख रहे थे, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं टी 1/2 से या फिर टी 50% से, दोनों चलेगा, ठीक है ना। टी 1/2 या टी 50% का मतलब वो समय जो लगा है इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आधा करने में, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है ना। अब अगर ये चेंज करने के बाद हम पीछे वाले लॉ को लेके आए, यानी फ्रॉम इंटीग्रेटेड लॉ, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमने क्या पढ़ा है कि सर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, जस्ट अभी पीछे लिखा हुआ था। सब्स्टिट्यूट करूंगा अगर वैल्यू तो आर टी की जगह क्या आएगा, आर नॉट अपॉन में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर नॉट को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, मुझे टाइम में चेंज करना है तो के इसको टी 1/2 कर दूं, सही बात है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं इस पूरे टर्म को, और इसको उधर ले जा रहा हूं। तो अगर मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, देखना ध्यान से। तो यहां बचेगा, यहां आ जाएगा इधर के टी 1/2 इज इक्वल टू, यहां था क्या, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2। आप बताओ आर नॉट में से आर नॉट बाई 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, आर नॉट बाई 2, आधा ही तो बचेगा। तो यहां बचेगा आर नॉट बाई 2, और इधर क्या है, के टी 1/2। के टी 1/2 क्या है, हाफ लाइफ है। अगर ये निकालूंगा तो क्या जाएगा, आर नॉट अपॉन में 2k, आर नॉट अपॉन में 2k। ये है हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो आपको क्या पता चला कि जो हाफ लाइफ है यानी t 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये बात होगी हाफ लाइफ की। आप इसको नोट डाउन करोगे, फिर आगे बात करते हैं ग्राफ की और एग्जांपल की। तो जो भी रिएक्शन सरफेस कैटलाइज या एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होंगी वो सब कहां आएंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आएंगी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें ब्रोमीन की रिएक्शन, ब्रोमीन नहीं, डिसोसिएशन ऑफ HI, क्या लिखना, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। दो एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में है वो ये पहला वाला है और एक लास्ट वाला है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम है, टाइम आवर्स में, मिनट में या सेकेंड में हो सकता है। और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, दो एग्जाम्पल जो स्टार लगाए हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो हमारे पास आता है ग्राफ, क्या आता है, ग्राफ। बस हट रहा हूं। नहीं वही है ना, क्या
अच्छा एक बात बताऊं मैं पहले, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है नहीं कि इसे उल्टा करके लिख दो तो फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो रिएक्शन लिखी हुई है जैसे लिखी हुई है वो वैसे ही है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत रेयर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर में जाओगे तो आपको बहुत सारी रिएक्शन मिलेंगे, रेडियो एक्टिव डीके वगैरह सब फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बहुत कम रिएक्शन है, जनरली आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। नहीं बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस कर लो H2Cl2 यहाँ 2HCl, ठीक बैलेंस कर दिया, क्या दिक्कत। हाँ हाँ तो बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ डिकम्पोजिशन है। हाँ ठीक, तो डिकम्पोजिशन अमोनिया का ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर से बोल रहा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट कह रहा हूँ। जीरो ऑर्डर, कब से मैं जीरो ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, बार बार फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा हूँ, कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है बात ना। अब यार देखना, आगे हम बात करते हैं ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, ग्राफ की। अगर हम ग्राफ बात करें तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है रेट का विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पता है रेट तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरा ग्राफ हमें बनाना है रेट का टाइम के साथ, तो ये भी कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और आगे सुनना, ये बताओ अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि सर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी। मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो ये हमारा है वाई, ये हमारा है एम एक्स, और ये हमारा है सी। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम बात करें, तो अगर हमने एक ग्राफ बनाया, सुना ध्यान से इस ग्राफ को, ये ग्राफ अक्सर आता है। तो अगर हमने ग्राफ पे इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिया और एक्स कौन है, यहाँ टाइम है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा हमें, टाइम लेना पड़ेगा। टाइम ले लिया, तो आप सुना ध्यान से, सी क्या होता है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा ग्राफ। तो मान लिया ग्राफ वाई एक्सिस को यहां पे कट करता है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी वैल्यू है, ये क्या है, आर नॉट है। क्या ये, आर नॉट है। अब सुनना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है बच्चे, वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब मेरी बात सुनो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ग्राफ कब डाउनवर्ड जाएगा और कब अपवर्ड जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, स्लोप पे। ये जो m है इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको हम, स्लोप। तो स्लोप जो है m इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस का k। अगर स्लोप नेगेटिव हुआ, अगर m कैसा हो, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड। कैसा होगा ग्राफ, डाउनवर्ड। अगर ये स्लोप कभी पॉजिटिव हो जाता तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। बट यहां पे कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें पता है ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब ग्राफ यहां से चलेगा और भैया ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका स्लोप बता दो, तो आप क्या बताओगे, सर स्लोप इज इक्वल टू कितना है, माइनस का ए। ठीक, एक और ग्राफ अगर हम बात करें तो देखना, अभी हमने पढ़ा है टाइम का, किसके साथ, रेट के साथ। तो अगर हम बात करें, अगर मैंने इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया और इधर मैंने क्या ले लिया, T1/2। क्या ले लिया, T1/2। तो आपको होता है T1/2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, याद है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कहां से शुरू होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन। तो यहां से शुरू होगा और सीधा क्या चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। क्लियर बात, कोई समस्या किसी को, नहीं ना। तो ये हाफ लाइफ का ग्राफ हो गया, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ग्राफ हो गया, और ये नॉर्मल रेट लॉ का ग्राफ हो गया। ये सारी चीजें नोट डाउन करो। अब हेरे नल हो गए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो यहां क्या होगा, एक ऐसी रिएक्शन, या डेफिनेशन लिख दो, ऑल दोज रिएक्शन, चलो ऑल दोज रिएक्शन whose rate is directly proportional to concentration of reactant, अगर हम बात करें तो ये कहानी हमारी फिर से वहीं शुरू होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 है और एट टाइम टी है। इसका इनिशियली ए रहा होगा, इसका 0 रहा होगा, इसका ए माइनस एक्स हुआ और इसका कितना बना, एक्स बना। अगर हम बात करें तो इसको हम क्या मान लेंगे, आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हमारा क्या है, आर टी यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी। एज यूजुअल फ्रॉम डिफरेंशियल लॉ, तो अगर हम डिफरेंशियल लॉ से निकालें तो आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, सही बात है। फ्रॉम रेट लॉ, रेट लॉ से आपने क्या पढ़ा है कि सर आर इज इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1 होगा, तो 1 तो नहीं लिखो चलेगा, अब दोनों आर ही हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर इक्वेट करोगे तो बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें आगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के इंटू में आर, यही होगा। अब हम एक काम करें, डी टी को उधर भेज रहे हैं, माइनस साइन को उधर भेज रहे हैं और आर को इधर लेके आ रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ आर इधर आ जाएगा, तो उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, और ये क्या, डी आर इज इक्वल टू माइनस का के और यहां क्या, डी टी, सही बात है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ आर नॉट से आर टी तक, यहाँ 0 से लेकर के टी तक, तो बताओ 1 अपॉन में आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग या एलएन, नेचुरल लॉग होगा ना, क्या होगा, नेचुरल लॉग, तो हो जाएगा एलएन आर, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, आर नॉट से आर टी तक है, इज इक्वल टू उसका इंटीग्रेशन माइनस का के ऐसे रहेगा टी, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के टी तक। अब सुनो इधर, लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर टी माइनस एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के टी, माइनस का के टी, सही बात है। अगर हम बात करें बच्चे तो ये माइनस में है, तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड में, तो जब डिवाइड में आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस साइन बदलना चाह रहा हूं, बदल सकता हूं, अगर मैं इस माइनस साइन हटाऊंगा तो ये वाला चेंज हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी, कोई समस्या तो नहीं, और इज इक्वल टू ये सीधा क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, माइनस साइन चेंज हो गया, ठीक है। ऊपर वाला भी याद रखना, कभी कभी काम आ जाएगा कई कई जगहों पे, बट यही कि हम साइन चेंज करके लिख रहे हैं इसको। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे ध्यान से, ये जब सब्ट्रैक्ट में यानी जब लॉग सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो क्या होते हैं, डिवाइड में चले जाते हैं, तो हो जाएगा ln, और पहले वाला आ जाएगा न्यूमरेटर में और बाद वाला कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू कितना, kt, ये भी फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ln ये नेचुरल लॉग नहीं है,
ये सॉरी नेचुरल लॉग है, ये क्या है नेचुरल लॉग है। तो ln इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग, यानी कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाऊंगा, हाँ तो कॉमन लॉग में अगर कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा लॉग 2.303 ऐसे हो जाएगा। और यहां क्या है कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। और अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहां से टाइम, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ आर टी। अब देखो ध्यान से, इन इक्वेशंस का हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूले वगैरह में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस्तेमाल होती रहेगी। बहुत सारी इक्वेशन यहाँ बनेंगी, सबका अलग अलग यूज हो सकता है। आपको जो मेन याद रखना है वो क्या है, ये वाली। अगर हम इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, किसमें लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बहुत कम यूज होगा, बट अगर कहीं एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन इस तरीके से होती है। अब आपको पता है इसका जीरो ऑर्डर मतलब हाफ लाइफ कौन सा निकालना है हमें, हाफ लाइफ। अगर हम निकालने चले इसका हाफ लाइफ, हाँ बस 1 मिनट, बस बिल्कुल 1 मिनट, ये खत्म ही होने वाला है। अगर अर्ध जीवन इसका निकालेंगे तो अब मुझे, हाँ इधर शांत रहो, डिफाइन नहीं करना ना कि हाफ लाइफ क्या होती है, पहले बताए। तो आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आर नॉट बाई 2 के। मैं टाइम के बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है, बस चलो लिख ही देता हूँ। T1/2 क्या जो टी था टाइम, जो आपका टाइम टी था वो T1/2 के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं इसी वाले में, तो टाइम की जगह क्या रखूंगा फ्रॉम इंटीग्रेटेड लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो टाइम मेरे पास क्या है 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट अपॉन में आर टी, सही बात है। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा भैया, टाइम की जगह रख दूंगा T1/2 इज इक्वल टू 2.303 ऐसे ही है अपॉन में के, यहां लॉग, यहां क्या है बच्चे आर नॉट है और आर टी क्या है आर नॉट बाई 2। तो आपको पता है आर नॉट से आर नॉट कैंसिल और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2.303 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू बताओ जल्दी से, तो 2.303 इंटू में 0.30 और डिवाइडेड बाई क्या के। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन में के, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बताओ हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, तो लिखोगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये रिएक्शन इसकी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक। और हाँ याद रखना ये 0.30 की मल्टीप्लाई करके 2.303 से तब आता है 0.693। कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो डिवाइड करने में ऐसी वैल्यू आएंगे 0.30 आ गया, तो अगर याद रहेगा तो कट फिर तुरंत कर दोगे कि हाँ पता है मल्टीप्लाई का क्या है, क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट डाउन करो आप इसको। यूनिट मैं यही लिख दे रहा हूँ, हाँ मैं यही लिख दे रहा हूँ यूनिट, यूनिट अगर आप बात करोगे यूनिट तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको पता है मोल 1-1, लीटर 1-1 और पर यूनिट टाइम, तो मतलब सीधा आ जाएगा कितना पर यूनिट टाइम।
ये होगा यूनिट। ठीक है, इसको भी नोट करो, यूनिट भी फटाफट ये कर लेना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वगैरह आप चाहो तो साथ में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑल रेडियो एक्टिव डिके, पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑल रेडियो एक्टिव डिके। और मैं आपको बताऊं ये बहुत कॉमनली आपके पेपर में आता रहता है, मतलब जब भी कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर रेडियो एक्टिव डिके मेंशन किया हुआ है, मतलब आपको समझ जाना है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसका बी, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। अगला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अच्छा वहां वन लिखा, फिर एबीसीडी। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। उसके बाद डिकम्पोजिशन H2O2 परऑक्साइड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। जो आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा वो ये रेडियो एक्टिव डिके है और एक डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है। ठीक, अब सुना ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें रेट का कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन, ये क्यों बना, डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन है ना, क्या है डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, रेट का टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ। तो अगर हम बात करें टाइम के साथ, तो इसका रिलेशन अगर निकालोगे तो इनवर्स रिलेशन आता है। इंपॉर्टेंट बात है, ग्राफ कभी भी नीचे टच नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम का कंसंट्रेशन के साथ, ये भी यही आएगा, और ग्राफ कभी भी टच नहीं करता है किसको, एक्स एक्सिस को, यानी कंसंट्रेशन कभी भी जीरो फाइनली नहीं होगी। अब मेरी बात सुना इधर, ये वाला ग्राफ तो आप आराम से गेस कर लोगे। अगर मैं T1/2 का ग्राफ बनाऊं कंसंट्रेशन के साथ, तो क्या आएगा, कांस्टेंट, डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, सही बात है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और ग्राफ देखना। अभी बताओ मुझे जल्दी से, हमने पीछे डेरिवेशन किया था, आ जाते हैं ये वाला, हाँ बस एक मिनट। क्या मेरे पास है ln r0 माइनस ln rt इज इक्वल टू क्या था, kt था, सही बात है। इसी इक्वेशन को मैं वहां ले जा रहा हूं, ln r0 तो ये वाला ग्राफ है। आप सुना ध्यान से, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इधर मैं लिख सकता हूं ln rt इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो अगर मैं माइनस साइन उधर करूंगा तो ये तो माइनस के टी रहेगा, सही है। और ये ln r0 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा ln r0 प्लस का हो जाएगा। देखना जानते, पहले माइनस चेंज किया है वो के टी माइनस का हो गया, तो आर टी इधर आ गया प्लस का, और r0 माइनस का, और ये उधर ले गया हूं तो क्या बन गया है ln r0 बन गया। इतना तो मैथ लगा ही लोगे आप लोग थोड़ा बहुत। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, फिर से y इज इक्वल टू mx प्लस सी,
अगर बात करूं तो ये क्या है, y है, ये क्या है, mx है, और ये क्या है, c है। तो अगर मतलब हम ग्राफ लें तो इधर हम क्या ले रहे हैं, ln r ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ln r। x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। जब इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया तो हम देख रहे हैं स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। अब आपको पता है स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ कैसा आएगा, डाउनवर्ड। तो यानी यहां से डाउनवर्ड आएगा। इंटरसेप्ट कौन है सर, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये एक्चुअली में क्या है, आ गया ln r नॉट है, क्या है, ln r नॉट, और इसका स्लोप क्या है, माइनस का k है। सही बात है। अब और बताऊं मैं जल्दी से कि हमने एक और पढ़ा था ln, या ऐसे कर दो 2.303 log r नॉट अपॉन में RT, बोलो पढ़ा था कि नहीं, इज इक्वल टू क्या, KT, यही तो पढ़ा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा, तो जानते, एक और बताता हूं, इस चैप्टर में से ग्राफ आते हैं क्योंकि इतना सारा बना ही रहा हूं, तो अगर बना रहा हूं तो डेफिनेटली आते हैं। तो यहाँ ग्राफ अक्सर मिलेंगे और कई बार आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग ही ग्राफ बना देंगे। आपको समझ आना चाहिए बन कैसे रहा है सब कुछ। इधर देखना, अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो देखो ध्यान से, अगर मैं log r नॉट अपॉन में RT, ये log r नॉट अपॉन में RT, ये पूरा कहां ले लिया मैंने, y एक्सिस पे, तो इधर क्या आएगा, टाइम आएगा। तो स्लोप क्या है, k अपॉन में 2.303। देखो सुनना, ये मैंने ले लिया y पे, इधर क्या है, टाइम, तो टाइम x पे चला गया तो बचा क्या, k, इधर क्या बचा 2.303। ये अगर उधर जाएगा तो k अपॉन में 2.303 और ग्राफ डायरेक्ट बनेगा, और स्लोप इसका क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन में 2.303। अब सुनना, आपको बेवकूफ बनाएंगे, ये r नॉट अपॉन में RT लिखा हुआ ना, RT अपॉन में r नॉट लिख देंगे, ग्राफ कैसा आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा स्लोप, और ये जो ऊपर जा रहा था ये उल्टा बैकवर्ड आ जाएगा। मतलब अगले पेज पे चलो, एक रुक जाओ अभी, अगर अगले पेज पे चलूंगा, सुना ध्यान से, आप, मैं इसको बनाना नहीं है, अब समझ लो इसको। अगर मैंने कहीं गलती से ये चेंज कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, log RT अपॉन में r नॉट कर दिया, इधर टाइम कर दिया, तो पहले ग्राफ आपने यहां बनाया था, अब इधर नहीं बनेगा, यहां आ जाएगा, और इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गया ना, तो मतलब हाँ हाँ, नेगेटिव स्लोप माइनस का आ जाएगा, और वो ग्राफ कहाँ, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो है नहीं। अरे ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हुआ है, कोई इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो स्टार्ट कहां से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जब वहां से स्टार्ट होगा तो कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और सुनो, ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नहीं बनाना है। अब जैसे मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, इसको लेकर के अब यही सेम ग्राफ आपसे क्या पूछ लेंगे, ऐसे करके ln r नॉट अपॉन में RT, और यहाँ क्या है, टाइम है, यही सेम ग्राफ होगा। स्लोप बता दो इसका, सिर्फ k होगा। अब की बार क्या है, नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग नहीं है, तो मतलब सिर्फ लॉग बदल के भी आपसे ग्राफ पूछ लेंगे। मतलब क्या हुआ, यहां एक एक छोटी छोटी चीज अगर चेंज करूंगा तो ग्राफ बदल जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ चेंज करता है तो बहुत केयरफुली ग्राफ को देखना है कि हाँ स्लोप वगैरह क्या होगा। जनरली स्लोप वगैरह ही पूछते हैं एक आध नंबर में, तो ध्यान रखना है। बस ये ग्राफ है, इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद बस आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।